दोस्तों, आपने कभी ये सोचा है कि गाने कैसे बनते हैं? यार, ये जो गाने बनते हैं उनकी लाइनिंग जो होती है इतनी फिक्स्ड कैसे होती है? इतने अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से वो लाइनों को लिख कैसे लेते हैं? हाँ, क्या आपने कभी ये सोचा है कि कविताएं जो होती हैं वो हर एक लाइन का जो अंतिम वर्ड होता है वो राइमिंग मैच कैसे होती है? और इतनी गजब तरीके से लाइन कैसे लिखी जाती है? तो दोस्तों, आपके इन सभी क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए मैं आ गया हूं आप सभी के सामने। दिस इज योर इंग्लिश मेंटोर श्रवण चावड़ा इज गोइंग टू टीच यू, and I'm going to teach you figures of speech. Now, you are going to ask me what is the exact meaning of figures of speech. So I would love to let you know, guys, figures of speech is nothing but the way of beautifying a language. Any kind of language that you are going to speak will completely be beautified, but there are some meters and parameters. There are some certain aspects on which those aspects your language is created and beautified. Let's do it without wasting time. एक एक करके सब चीज़ों को हम अब अनफोल्ड करते हैं बिफोर यू। दोस्तों, फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होता है, आपके दिमाग में ये बात होगी तो मैं थोड़ा डिफाइन करना चाहूंगा कि आखिर ये फिगर्स ऑफ स्पीच नाम की जो बला है आखिर वो क्या है। देखो, फिगर्स ऑफ स्पीच को अगर मैं समझने की कोशिश करता हूं तो आपने हिंदी में कभी अलंकार नाम के शब्द एक टॉपिक पढ़ा होगा। दैट सेम अलंकार टॉपिक इज कॉल्ड फिगर्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। आखिर ये क्या है और क्यों पढ़ाया जाता है? देखिए, द वे ऑफ ब्यूटिफाइंग language is called figures of speech. हाँ, क्या कहलाती है? figures of speech कहलाती है। figures of speech कहलाती है। Getting my point? यानी कि the way of beautifying language is called figures of speech. भाषा को अलंकृत करने का तरीका जो होता है उसे फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने सुना होगा कभी कभी कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को वॉट जो भी है ना, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी की चम्मच से चटनी चटाई, ऐसा ही कुछ था। ठीक है, ऐसा ही बहुत सारे अलग अलग जो शब्द हैं आखिर वो कैसे बनते हैं और ये कोई तरीका होता है क्या बनाने का? जी हाँ दोस्तों, उसी को ही हम कहते हैं। आपने सुना होगा, सजना है मुझे सजना के लिए। ये सजना और वो सजना, आखिर ये कौन से वाले सजना है? आइए समझाता हूं एक एक करके। दोस्तों देखिए, फिगर्स ऑफ स्पीच हमारे कोर्स में खूब सारे हैं। हाँ, फिगर्स ऑफ स्पीच जो है वो हमारे कोर्स में खूब सारे हैं, तो मैं यहां कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच समझाता हूं। हालांकि हर एक फिगर ऑफ स्पीच जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट टू रियली गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स वी हैव टू गो थ्रू ऑल दोज important and vital figures of speech which are repeatedly used. Let's take one by one. मैं थोड़ा सा काइंड्स ले लेता हूं इसका, ठीक है? और काइंड्स की जब बात आती है देन यू विल फाइंड कि बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से, मैं आपके सामने लिखता हूं सिमिली। आखिर ये क्या है? मैं बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल लूंगा। मैं सिमिली के सामने सिमिली का एग्जाम्पल लिख लूंगा, ठीक है? सिमिले हो गया, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आता है मेटाफोर। क्या आता है? मेटाफोर। ठीक है बेटा, उसके बाद अगर आप बात करते हो कि सिमिली आ गया, मेटाफर आ गया, अब क्या? अब ले लेते हैं पर्सोनिफिकेशन। देखो, इनकी डेफिनेशन देने से कोई मतलब नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत मैं आपको जरूर बताऊंगा। इसके बाद अगर बात करें तो पैराडॉक्स। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हेन वी से पैराडॉक्स? आखिर इसका क्या मतलब होता है? फिर हम बात करेंगे अपोस्ट्रोफे। ठीक है, आखिर ये क्या है? अपोस्ट्रोफे के बात करें तो आगे बात करते हैं अनास्ट्रोफे। ठीक है, आखिर ये क्या है? तो ये सब क्या होते हैं? तो मैं इनके सामने आपको जबरदस्त छोटे छोटे एग्जांपल देता हूं और आपको मजा आ जाएगा। हाँ, आपको मजा आ जाएगा। सिमिली की अगर बात करें दोस्तों, सिमिली का मतलब होता है, मैं यहाँ डिफाइन नहीं करूंगा, मैं सीधे एग्जांपल देकर आपको समझाता हूं। सिमिली का मतलब होता है जब कभी भी आप अपने किसी एक नाउन की तुलना किसी दूसरे नाउन से करते हैं और इन दोनों का कंपैरिजन करने के लिए दोस्तों आप एज या लाइक जैसे वर्ड्स का यूज करते हैं। क्या बोला मैंने? एज या लाइक जैसा। यानी कि आप एक चीज की तुलना किसी इंसान से कर रहे हैं, बट ऑलवेज कीप
one thing in mind that this noun and this noun will completely be of different category. यानी अगर एक इंसान है तो उसकी तुलना आप किसी जानवर से कर सकते हैं, किसी वस्तु से कर सकते हैं, किसी प्लेस से कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट कंपेयर बोथ थिंग्स. हाँ, इफ दे आर इक्वल मीन्स अगर वो दोनों ही सेम कैडर के हैं तो यू कैन नॉट कंपेयर देम. लाइक आपने एक गाना सुना होगा, चांद सी महबूबा हो मेरी, ऐसा मैंने सोचा था, क्या तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था. महबूबा जो होती है वो इंसान होती है, यानी मैं कहूं तो इंसान की कैटेगरी है, ह्यूमन कैटेगरी है, लेकिन उसकी तुलना किससे की गई है? चांद से. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ह्यूमन बीइंग इज बीइंग कंपेयर्ड विद सेलेस्टियल बॉडी. सेलेस्टियल बॉडी मींस हेवनली बॉडी, यानी कि चांद जो है वो एक हेवनली बॉडी है और महबूबा जो होती है, लड़की जो होती है, वो ह्यूमन कैटेगरी की होती है. ये दोनों ही नाउन जो हैं अलग अलग हैं. सो इन दैट कैडर इफ यू आर गोइंग टू कंपेयर तो देखो कैसे करेंगे. चांद सी महबूबा हो मेरी, यानी आई विश. I get my beloved as the moon. Now try to understand और समझने की कोशिश करो क्या कह रहा है ये सब कुछ, ये क्या कह रहा है ये समझो. हाँ, ये पूरी की पूरी चीज को अगर समझने की कोशिश करता हूं तो एक बात समझ में आती है कि यहाँ कंपैरिजन जो हुआ है दोस्तों, वो बी लव्ड यानी माशूका जो कि एक ह्यूमन कैडर है ना, यानी ह्यूमन है, उस ह्यूमन की तुलना किससे की गई है? मून से, जो कि आपको पता है एक हेवनली बॉडी है. क्या बोला मैंने? हेवनली बॉडी है. ठीक है, तो दो अलग अलग नाउन की कंपैरिजन अगर आप एज या लाइक जैसे वर्ड से करते हैं तो उसे ही हम सिमिली कहते हैं, है ना. तो जब भी आप अगर क्या करो कंपैरिजन करो, ठीक है, कंपैरिजन करो तो उसे हम क्या कहते हैं? सिमिली कहते हैं. ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं ना, सी इज एज सॉफ्ट एज अ रोज. हाँ, यानी कि वो इतनी कोमल है जैसे कि एक जो रोज होता है कितना कोमल होता है, गुलाब जो होता है कितना कोमल होता है. तो देखो, शी इज एज सॉफ्ट एज अ रोज, तो शी की तुलना रोज से हुई है, तो कंपेयर करेंगे तो सिमिली आएगा. ठीक है बेटा, अब बात करते हैं मेटाफर की. दोस्तों, मेटाफर आखिर क्या होता है? तो मैं आपको समझाना चाहूंगा कि मेटाफर जो होता है उसमें भी कंपैरिजन होता है. एक नाउन की तुलना दूसरे नाउन से तो की जाती है, लेकिन इस समय हम इनकी तुलना यानी कंपैरिजन करने के लिए वी नेवर यूज वर्ड्स लाइक सच एंड एज. हम इस तरह के वर्ड्स का यूज नहीं करते हैं. मीन्स जब आप इनका यूज नहीं करते हैं और इसका कंपैरिजन सीधा इससे करते हैं तो उसे ही हम मेटाफर बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यहां लिखा हुआ आई विश आई गेट माई बी लव्ड एज अ मून, तो मैं क्या बोलूंगा यहां पर? मैंने यहां पर चेंज कर दिया, मैंने कहा जैसे मैं बोल देता हूं, माई बी लव्ड इज माई मून, इज माई मून, यानी मेरी मासूका ही मेरी क्या है? चांद है. यानी यहां कंपैरिजन जो हुआ है, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर उसने अपने बी लव्ड की कल्पना यानी तुलना अपनी चांद से की है, लेकिन कोई भी देखो कंपैरेटिव वर्ड यूज नहीं किया है. जैसे कंपैरिजन करने के लिए एज का यूज किया जाता है, लाइक का यूज किया जाता है, बट यहां पर उसने क्या किया है? कंपैरिजन बिना इन वर्ड्स के किया है, तो इसे कहते हैं डायरेक्ट कंपैरिजन. क्या कहते हैं? डायरेक्ट कंपैरिजन. अगर डायरेक्ट कंपैरिजन हो तो मेटाफर होता है, और एज और लाइक का प्रयोग करके हम अगर कंपैरिजन करें तो उसे क्या कहते हैं बेटे? उसे कहते हैं सिमिली. आओ मेरे दोस्तों, आपको समझाता हूं पर्सोनिफिकेशन क्या होता है. देखो, पर्सोनिफिकेशन वर्ड जो है पर्सन से बना है. आपने देखा नहीं, कभी कभी हम क्या करते हैं, कुछ वस्तुओं में इंसानों जैसी बातें करते हैं. जैसे कि मैं एक चीज समझाता हूं आपको. जैसे आपका कभी कभी गाड़ी में पेट्रोल खत्म होने लगता है और आपकी गाड़ी ढूं 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 करते हुए झुचके खाने लगती है, तो तुम उससे बात नहीं करते? अरे थोड़ी और चल जा, अरे थोड़ी और चल जा, वो पेट्रोल पंप आ गया, वो पेट्रोल पंप आ गया. तो क्या गाड़ी आपको वापस पलट कर कहती है नहीं 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 मैं तो नहीं चलूंगी, ना 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 ना, आई एम नॉट गोइंग टू रन, हाँ हाँ, ना 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 ना, ऐसा नहीं होता दोस्तों. फिर भी हम उस गाड़ी से बात कर रहे होते हैं,
हाँ, फिर भी हम उस गाड़ी से बात कर रहे होते हैं। तो पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है जब कभी भी आप क्या करते हो मेरे दोस्तों, किसी एक नॉन लिविंग नाउन को ह्यूमन के जैसे ट्रीट करते हो। मैंने क्या बोला? ह्यूमन के जैसे ट्रीट करते हो, एज ह्यूमन लिख रहा हूं। एज ह्यूमन ट्रीट करते हो तो उसे ही पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं, जैसे मान लो कि मैं कहता हूं फियर, नॉक द डोर। क्या बोला मैंने? फियर नॉक द डोर एंड faith answered that no one was there. क्या बोला? No one was there या फिर none was there। अब अच्छे से सुनो, क्या आप वास्तविक तौर पर समझ सकते हैं कि फियर जो होता है यानी डर जो है वो क्या सही में दरवाजा खटखटा सकता है? हाँ, फियर जो है वो क्या सही में दरवाजा खटखटा सकता है? नो, फियर, डर कभी दरवाजा खटखटाएगा? और विश्वास ने मुझे ये आंसर दिया, विश्वास ने मुझे ये आंसर दिया कि वहां पर कोई नहीं है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या आपका भय कभी आपको आंसर कर सकता है? नहीं कर सकता। ठीक है, तो यही वाली बात है दोस्तों कि आप पर्सोनिफाइड कर रहे हैं। गाना जो होता है वो हमेशा क्या होता है? पर्सोनिफाइड होता है ना? हाँ, पर्सोनिफाइड होता है। तुमने वो गाना सुना होगा, ले जाए मुझे कहां हवाएं हवाएं, बेगानी सी है बागी हवाएं हवाएं, है ना? ना जाने यहाँ ना मुझको खबर ना मुझको पता। देखो उसमें क्या कहा गया है? ले जाए मुझे हवाएं कहां। हवाएं कभी कहीं आपको नहीं ले जा सकती हैं, है ना? हवाओं को आपने क्या यूज किया है? हाँ, हवाओं को आपने क्या यूज किया? एज ह्यूमन यूज किया। आपको अगर कोई ले जाएगा तो वो ह्यूमन लेकर जाएगा, हवा थोड़ी ले जा सकती है ना? हाँ, हवा थोड़ी लेके जा सकती है। ठीक है, तो ये वाली बात है कि हमने उसे ह्यूमनाइज किया गया है, ह्यूमनाइज किया है ना? एक और, जैसे कि ओ रे मनवा तू तो बावरा है, तू ही जाने तू क्या सोचता है, क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते। देखो क्या कहा है? ओरे मनवा तू तो बावरा है, मन को कह रहे हैं तू ही दिखाए सपने सोते जागते। मन कभी भी आपको सपने नहीं दिखा सकता है। अब तुम कहोगे सर मन ही दिखाता, अरे भाई मन क्या वास्तविक तौर पर कोई ह्यूमन है क्या? मैं आपको सपने दिखा सकता हूं बड़ी बड़ी बातें करके, है ना? मैं ये कह सकता हूं सोचो कि तुम कल 5 साल बाद दुनिया में ये कर रहे होगे, तुम्हारी नौकरी ऐसी होगी, आपकी जिंदगी ऐसी होगी, तो आप सपने देखोगे, है ना? उम्मीद करते हो आप, लेकिन उम्मीद बात यह है कि दोस्तों मन जो होता है वो कोई ह्यूमन नहीं है ना? हाँ, ह्यूमन नहीं है। तो ओरे मनवा तू तो बावरा है किसका एग्जाम्पल है? पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। समझ में आया बेटा? हाँ, पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। अब देखो मैं चाहता हूं कि मैं थोड़े से चेंज कर दूं इनको, ना थोड़ा चेंज कर दूं इनको। चेंज करने का कारण ये है दोस्तों कि थोड़ा सा अभी मैं चाहता हूं कि थोड़ा और अच्छी चीजें जो है आपको मैं समझाता हूं। इसके भी अलावा कुछ और अच्छी चीजें हैं वो दिखाता हूं। देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके यहां पर लिखा ओवर स्टेटमेंट। ओवर स्टेटमेंट को दोस्तों हाइपरबली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपरबली, जिसे हम एग्जाजरेशन भी बोलते हैं, यानी लंबी लंबी हाँक देना, है ना? ऐसी कोई चीज जो लंबी लंबी हाँक दी जाए उसे क्या कहते हैं? हाइपरबली बोलते हैं। ठीक है, हाँ, ओवर स्टेटमेंट बोलते हैं, एग्जाजरेशन बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ये कहे, पहले तो ये लिख लो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है बहुत लंबी लंबी हाँक देना। ठीक है, जैसे कि अगर मैं ये बोलूं कि I will love you dear, I will love you until the waves cannot across the heaven। ये कभी हो सकता है क्या?
until the day, सॉरी यहां पर ही कैनॉट हटा देना ना, until the wave can cross the heaven, until लिख देते हैं, until the day can mix in the night, जब तक कि दिन और रात आपस में मिल नहीं जाते तब तक मैं तुमसे क्या करूंगा, मोहब्बत करूंगा। ये बड़ी ऊंची ऊंची फेंक दी है ना, बड़ी ऊंची ऊंची लंबी लंबी हाँक दी है, ठीक है। अगर आपने मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मैं हमेशा गाने से इसलिए सिखाता हूं क्योंकि आप उनको सुनते हैं, है ना, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया नहीं आया, लेकिन एक एग्जाम्पल देता हूं। एक बहुत पुराना गाना है, तू अगर कह दे मुझे चांद भी ले आऊं जाने जा, जाने जा, एक तारा मांग ले आसमां ले आऊं जाने जा, जाने जा। मजाक हो गई? हाँ, तू अगर कह दे तो चांद भी ले आऊं, एक तारा मांग ले आसमां ले आऊं जाने जा। मतलब बड़ा गजब लंबा फेंक दिया ना। ओवर स्टेटमेंट का मतलब होता है जो बिल्कुल हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, उससे बाहर जाकर अगर कोई कहे, हाँ, उसे कहते हैं ओवर स्टेटमेंट, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, ओवर स्टेटमेंट बोलते हैं। तो ये मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि ओवर स्टेटमेंट, एग्जाजरेशन, हाँ, और हाइपरबली क्या होता है वो समझ गए होंगे। मैं इन दोनों चीजों को आगे और समझाने की कोशिश करता हूं। जो अपोस्ट्रोफ है और अनास्ट्रोफ है, यहां पर जगह नहीं है दोस्तों, अगले पर चलते हैं, ठीक है। एक लास्ट 2 पॉइंट समझाऊंगा, उसके बाद आगे चलते हैं। अपोस्ट्रोफ है, देखो दोस्तों, अपोस्ट्रोफ क्या होता है। अगर हम अपोस्ट्रोफ की बात करते हैं तो अपोस्ट्रोफ का मतलब होता है मेरे दोस्तों, जब हम किसी को एड्रेस करते हैं, है ना, ढंग से देखना, addressing a dead person, an absentee, ठीक है, addressing a dead person, an absentee, ठीक है। दो मिनट रुक जाइएगा, ठीक है। addressing a dead person, an absentee, one who is not responding, ठीक है। इनको जब आप एड्रेस करते हो, या फिर और लास्ट में लिख देता हूं, और एनी नॉन लिविंग, जब भी कभी आप नॉन लिविंग को, लिविंग को, किसी डेड को अगर आप एड्रेस करते हो, उसे क्या कहते हैं, अपोस्ट्रोफ है ना, ठीक है। मतलब जैसे कि आप बोलते हो ना कि हे भगवान मुझे बचा लो, अब क्या भगवान वापस जवाब दे रहा है क्या आपको? तो क्या कह रहा है, एड्रेसिंग अ डेड वन, एन एब्सेंटी, और वन हु इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, और एनी नॉन लिविंग। कोई भी नॉन लिविंग नाउन हो जो आपको जवाब नहीं दे रहा है, कोई मरा हुआ इंसान हो, उसको अगर हम क्या करें, एड्रेस करें। जैसे हम भगवान को याद करते हैं, हम कहते हैं हे गॉड, काइंडली सेव मी इफ यू आर देयर। मतलब हे भगवान तुम अगर हो तो मुझे बचा लो। हाँ, तो क्या भगवान वास्तविक तौर पर वापस बोलते हैं क्या, तथास्तु बेटे, हाँ तेरा कल्याण हो, ऐसा तो नहीं बोलते हैं। भगवान तो वापस जवाब नहीं देते हैं, है ना। तो भगवान जवाब नहीं देते हैं तो इसे कहते हैं अपोस्ट्रोफ। डेड वन की अगर बात करें, अगर मैं ये कहूं गांधी जी, today's people want you back। अगर कोई ये कहे कि हे गांधी जी, आज के लोग आपको वापस चाहते हैं, तो क्या गांधी जी सुन रहे हैं क्या? हमारे नेशनल फादर सुन रहे हैं क्या? नहीं सुन रहे हैं, ये तो डेड वन है। हाँ, ये एब्सेंटी है ऊपर भगवान, और यहां पर डेड वन है।
समझ में आ गया? तो जब भी ऐसे लोगों को एड्रेस किया जाएगा तो उसे क्या कहेंगे हम? अपोस्ट्रोफे। अगर कोई ये कहे ओ विंड, वेस्ट विंड, ब्लो स्लोली, ब्लो स्लोली, मतलब क्या कह रहे हैं कि ओ विंड। अब किसको बोल रहे हैं? अब बोल रहे हैं विंड को। अब सोचकर देखो, विंड तो नॉन लिविंग होती है, विंड तो क्या होती है? नॉन लिविंग होती है ना? तो उसे क्या कहते हैं? अपोस्ट्रोफे कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ यही कहना चाहूंगा आपको, यही कहना चाहूंगा कि छोटी छोटी चीजें मिलकर जो होती है आपके इस भाषा के कार्य को समझाती है, आपको और भाषा के नजदीक लेकर आती है। एंड आई थिंक इट हैड बीन अ ग्रेट एंड ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ यू। दिस लेक्चर आई थिंक has given you something different that you hadn't got any idea or hadn't got any idea about it before. So दोस्तों इतना ही आज के लिए आपके सामने। पहले हमने समझा सिमिली क्या होता है, मेटाफर क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, ओवर स्टेटमेंट क्या होता है, और उसके बाद हमने बात करी अपोस्ट्रोफे क्या होता है।